चलें, अभी आवाज आ रही है आप सभी लोगों के लिए? चलें, माफी चाहते हैं दोस्तों आवाज की यदि प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रही थी तो। चले, अभी कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ना ही गोल गोल घूम रहा होगा और ना ही आप लोगों को जो है आवाज के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही। चलें, ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए। अभी सब कुछ क्लियर होगा दोस्तों, अभी आप लोगों को चलें, अभी सब कुछ क्लियर है, अभी कोई समस्या नहीं आ रही। अभी जो है वीडियो भी क्लियर आप लोगों को मिल रही होगी और जो है आवाज भी आपको क्लियर मिल रही होगी। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था टेस्ट सीरीज के बारे में कि जो लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स में भी जो है वो लिंक पिन कर दिया गया है, आप जो है वो वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप जो लोग बाद में वीडियो को देखेंगे उनके लिए जो है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। और ग्रुप वही लोग ज्वाइन करेंगे दोस्तों जो 500 रुपये का भुगतान कर सकते हैं, अन्यथा आप ग्रुप ना ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप लोग संख्या मुझे दिखा देंगे और उसके बाद से मैं आपके टेस्ट पे काम शुरू कर दूंगा। तो फिर बाद में यदि आप लोग कहेंगे कि सर पैसा नहीं है और ये सारी चीज़ें, तो जो चीज़ें मेरे स्तर की हैं जिसको मैं कर सकता हूँ वहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करा सकता हूँ, लेकिन जिसमें अन्य लोगों की सहायता मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे टाइपिस्ट की ज़रूरत है, मुझे एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे भुगतान करना पड़ेगा। वो मैं जो है दोस्तों अपने पास से नहीं करूँगा। उसके लिए कम से कम आप लोगों के 50 लोगों के होने की बात पहले ही मैं कह चुका हूँ। तो आप लोग 50 लोग हो जाएंगे, उसके बाद टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप लोग वही लोग ग्रुप को ज्वाइन करिएगा जो लोग 500 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। यदि आप टीजीटी के लिए टेस्ट देना चाहते हैं अपने दोनों विषय का तो भी आपको 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यदि आप पीजीटी के लिए टेस्ट देना चाहते हैं तब भी आपको जो है 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो आप लोग जो लोग 500 रुपये देने के लिए सक्षम होंगे वही लोग जो है दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, अन्यथा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलें, तो अब सीधे हम लोग चलेंगे दोस्तों अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन को अभी सब लोगों का क्लियर हो गया होगा, अभी किसी को समस्या नहीं आ रही होगी। आप लोग अपना वीडियो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सब कुछ क्लियर है। मुझे पता चलता है यहाँ से, ऐसा नहीं है, आप लोग मुझे परेशान ना करें। चलें, राधे राधे पूजा जी। तो सभी लोग जो है तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए और ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलें, सीधे चलते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग लेके चलेंगे दोस्तों। तो आप लोग सेशन के आज के पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। यदि आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को तो आप लोगों की जो संख्या है 50 लोगों की टेस्ट की वो आसानी से कंप्लीट हो सकती है। तो आप लोग शेयर करिए। चलिए, आपको दिया है भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तेजी से आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बार बार आप सभी से निवेदन है, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं कम से कम आप लोग तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि हमसे कोई खुन्नस ना हो, हमसे कोई आपकी नाराजगी ना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आपके अकाउंट बैलेंस पे जो है इसका वीडियो पे लाइक करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलें, तो आप सभी लोग जो है ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग जो है दोस्तों आपके निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करता है, किस निर्वाचन क्षेत्र में जो है वो कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, अर्थात कौन कौन सा एरिया, गांव वगैरह जो निर्धारित किए जाते हैं वो सारा काम जो है वो आपके निर्वाचन परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जा रही है। चलें, जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत आभार, लेकिन अभी भी आधे से अधिक लोगों ने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, पांचों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। चलें, चलें, बी विकल्प के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। चलें, सभी लोगों का उत्तर जो है इसमें बीपी मंडल आयोग के लिए आ रहा है।
1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया और इन्होंने जो है दोस्तों पिछड़े वर्ग से संबंधित कुछ 11 बिंदुओं वाले जो है अपने संकेतकों का या मापदंडों का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो है वो काम किया था। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहता है या कहते हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों को पढ़ लीजिए और अपना उत्तर तेजी से करिए। एलिस्टर मैकमिलन दिया हुआ है, लॉयड एंड सुसान रुडोल्फ दिया हुआ है, आरपी भल्ला और एम काटजू। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। निर्वाचन आयोग को, भारत के निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच किसने कहा था? आप लोगों को उत्तर तेजी से करना है इस प्रश्न के लिए। चलें, तो इस प्रश्न में भी जो है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का तो जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ ने जो है दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग को एक प्रभावी कवच कहा था। साथ ही दोस्तों आप लोगों को इनकी किताब का नाम याद रखना है जिस पुस्तक में इन्होंने कहा था। तो इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है एक्सप्लेनिंग इंडिया डेमोक्रेसी। नाम सभी लोग याद रखेंगे। एक्सप्लेनिंग इंडिया डेमोक्रेसी पुस्तक में इन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहा है। उत्तर आपका इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? निर्वाचन के लिए प्रावधान आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 320, 322, 324, 326 दिया है। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे अपना। चलें, निर्वाचन के लिए प्रावधान आप लोगों को बताना है। चलें, तो इस प्रश्न में भी आप सभी लोगों का आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 324 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 324 के लिए बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और आपके 25 जनवरी, ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1950 को जो है एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की जो है वो स्थापना की गई थी। तो डेट भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है तो 25 जनवरी 1950 को हुई है। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है निर्वाचन आयोग के द्वारा? राष्ट्रीय दल, राज्य दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत यानी अमान्यता प्राप्त दल। चलें, अपंजीकृत होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप किसी एक विकल्प का चुनाव करिए तेजी से। चलें, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इसमें। चलें, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे और मेरी उम्मीद के अनुरूप आप सभी लोगों ने प्रश्न को गलत भी किया है। मुझे इस बात पे खुशी नहीं हुई है, इस बात का जो है वो मुझे तकलीफ है, क्योंकि ये प्रश्न मैं आप लोगों को 2 बार पहले भी करा चुका हूं और पहली बार जब मैंने आपको कराया था तब भी आप लोगों ने गलत किया था और दूसरी बार ठीक 3 दिन बाद मैंने इस प्रश्न को कराया था। जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे अभी उनको मैं आप सभी लोगों को याद दिलाऊंगा। तब मैंने आपको जो है वो इस बात पे ध्यान दिलाया था कि इस प्रश्न को आप लोग गलत नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया है। अब यदि फिर से आप अपना जो है वो सुधार कर रहे हैं
तो अच्छी बात है, आप लोग सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग जो है वो दलों को परिभाषित करता है, उसमें राष्ट्रीय दल की बात करता है। एक प्रकार जो है इन्होंने राष्ट्रीय दल बताया, दूसरा प्रकार इनको जो है वो राज्य दल बताया। राज्य स्तरीय दल को जो है इन्होंने राज्य दल कहा था। क्षेत्रीय दलों का जिक्र इनमें जो है वो कहीं पर भी नहीं है, क्षेत्रीय दलों का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। पंजीकृत दल की बात जो है वो दोस्तों इन्होंने की है। दल जो है वो पंजीकृत है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, अमान्यता प्राप्त लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, निर्वाचन आयोग में पंजीकरण हो चुका है, लेकिन जो किसी राज्य के जो है विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आप सभी को पता है कि राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 6% वोट जो है वो प्राप्त करना, वैध वोट जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इन तीनों का तो जिक्र है, लेकिन क्षेत्रीय दलों का जिक्र आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा कहीं पर भी नहीं किया गया है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब यदि आप लोग आइंदे से इस प्रश्न को गलत करेंगे तो ये आपकी जो है वो चलें कोई बात नहीं है। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करेंगे, क्षेत्रीय दल का जिक्र नहीं है। राज्य दल को लेके आप लोग कंफ्यूज ना आइए, राज्य स्तरीय दल का जो है उल्लेख हुआ है और इसे निर्वाचन आयोग जो है वो राज्य दल कहता है, जिसको आप लोग राज्य स्तरीय दल कहते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा आइंदे से, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है। स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा के लिए आप लोग उत्तर करिए। चलें देखिए, आस्था बहुत अच्छी चीज है, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, लेकिन आस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे ईश्वर के ही अन्य भक्तों को या ईश्वर के अन्य साधकों को समस्या होने लगे। तो ये जो लोग हैं जो तेज आवाज में साउंड गांव में जो है वो अगल बगल मूर्ति रख देते हैं और उसके बाद से कम से कम अब वो संविधान के विद्यार्थी नहीं है, यदि वो मेरे विद्यार्थी होते तो मैं उनको बताता कि रात में जो है वो 10 बजे के बाद से प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो शांतिमय जीवन अपना व्यतीत करने का, उसको जो है अपने शांतिपूर्वक अपनी नींद पूरी करने का अधिकार है। जो लोग रात में 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड बजाते हैं वो लोग संविधान का भी जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि अभी 10 नहीं बजा है, लेकिन मैं हर जगह देख रहा हूँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक जो है ये लोग तेज आवाज में साउंड चलाते रहते हैं। आप अपनी आस्था को प्रदर्शित करिए, लेकिन उससे दूसरे को समस्या नहीं होनी चाहिए। चले, हर जगह बज रहा है, मेरे यहाँ भी बज रहा है, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी निकल जाएंगे तो हर जगह आपको इस समय ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलेगा। चलें, आप लोगों को उत्तर करना है, स्वस्थ जनमत में जो है विनिर्माण में बाधा कौन सा है। प्रेस है, सकारात्मक पत्रकारिता है, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार है, राष्ट्रपति के भाषण है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो मैक्सिमम लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। तो स्वस्थ जनमत के निर्माण में जो है सांप्रदायिक प्रचार प्रसार किया जाए, जातिवादी प्रचार प्रसार किया जाए, ये आपके स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा होती है। चलें जी, तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया। सावधानी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे दोस्तों। और अभी भी देख रहा हूं इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। यदि हमसे कोई नाराजगी है, यदि हमसे कोई आप लोगों का मुकदमा है, तो आप लोग उसको मुझे नोटिस भेजिए, मैं उसको क्लियर कराऊं। लेकिन आप लोग हमसे नाराजगी ना रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलें, आज मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे प्रश्नों को रखा था। चलें, सभी लोग जो है सी विकल्प की 13-14 की बात कर रहे हैं। 13-14 से पहले कहीं पर भी जो है वो नोटा का प्रयोग नहीं हुआ है। चलें, सभी लोग प्रश्न को गलत कर रहे हैं, सब लोग गलत कर रहे हैं। 1 और मौका दे रहा हूं। चलें, 13-14 से पहले कहीं पर भी जो है वो नोटा का प्रयोग नहीं हुआ है। चलें, सभी लोग प्रश्न को गलत कर रहे हैं, सब लोग गलत कर रहे हैं। एक और मौका दे रहा हूं। 13-14 से पहले कहीं पर भी जो है वो नोटा का प्रयोग नहीं हुआ है। चलें, सभी लोग प्रश्न को गलत कर रहे हैं, 1 और मौका दे रहा हूं। चलें, चलें, रवि तिवारी जी कह रहे हैं हुआ है दोस्तों, वही आपको बताना है।
चलें, अब आप लोग जो है वो बी और डी विकल्प की तरफ आ गए हैं। कब हुआ है, कहाँ हुआ है, तेजी से कमेंट करिए। चलें, चलें, तो जो लोग इसमें 8-9 की बात करेंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के आम चुनाव में जो है वो 2008-9 में, छत्तीसगढ़ के आम चुनाव में जो है दोस्तों 2008-9 में नोटा का प्रयोग पहली बार किया गया था। आम चुनाव में छत्तीसगढ़ में, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला राज्य है जिसने नोटा का प्रयोग किया है छत्तीसगढ़। यदि आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य जिसने नोटा का प्रयोग किया तो आपका छत्तीसगढ़ उत्तर होगा। उसके बाद से जो है दोस्तों 2013 के विधानसभा चुनाव में, 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, ध्यान रखिएगा 3 स्तर है इसका। 2013 सिर्फ विधानसभा चुनाव जो 2013 में जिन जिन राज्यों में आयोजित हुए थे वहां पे विधानसभा चुनाव में 2013 में जो है नोटा का प्रयोग हुआ था। उसके बाद से जो है दोस्तों आपके 2013-14 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें पूरे भारत में एक साथ जो है वो नोटा का प्रयोग हुआ था। तो ये 3 फैक्ट हैं, तीनों को आपको याद में रखना है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के आम चुनाव में, क्षेत्रीय चुनाव में जो है इसका प्रयोग हुआ। उसके बाद 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिस भी राज्य में हुए हों, उसमें जो है नोटा का प्रयोग हुआ। ये आपको जानना जरूरी नहीं है कि किस किस राज्य में हुआ था, बस ध्यान रखना है कि 2013 में सिर्फ विधानसभा, और 2013-14 का जो मोदी जी चुनाव जीते थे उस चुनाव में जो है वो पहली बार इसमें नोटा का प्रयोग हुआ था, 13-14 वाले चुनाव में। तो ये 3 स्तर पे आपको ध्यान रखना है। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि भारत में की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया। तो पहली बार जब पेश किया गया था तो छत्तीसगढ़ के आम चुनाव में किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, आप लोगों को पता था, भूल गए थे, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि आप लोगों को याद दिलाता रहूं। थोड़ा सा आप लोगों के जख्मों को कुरेदने का भी प्रयास करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ। चलें, मताधिकार का मताधिकार का यह अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। आप लोगों को बताना है किस आधार पर अपनाया गया। शिक्षा आधारित मताधिकार, लिंग आधारित मताधिकार, संपत्ति आधारित मताधिकार, आयु आधारित मताधिकार। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। आप लोगों के जख्मों पे नमक डालना बहुत जरूरी होता है। यदि बार बार उस पर जो है उसको ना कुरेदा जाए तो आप लोग सुधार नहीं करेंगे। इसीलिए कुछ ऐसी बातें बोलता हूं जो थोड़ी सी आप लोगों को कड़वी लगें। अच्छी बातें भूल जाती हैं, कड़वी बातें हमेशा याद रहती हैं कि सर ने मुझे ऐसा कह दिया था। तो यदि सर की वो बात आपको याद रहेगी तो आपको प्रश्न भी याद रहेगा। चलें, दुनिया के सभी देशों ने जो है दोस्तों, आपके अधिकांश देशों ने आयु आधारित जो है वो मताधिकार को, आप सभी को पता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से इसको जाना जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दुनिया के अधिकतर देशों में आपको देखने को मिलेगा। अब वयस्क मताधिकार में जो है एक अंतर बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में जो है वो पहले वयस्कता का आधार 21 वर्ष था, उसके बाद 61वां संविधान संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। दुनिया के अलग अलग देशों में जो है दोस्तों ये आयु में अंतर है। हर जगह 18 वर्ष या 21 वर्ष ही नहीं है, कहीं कहीं पे 25 वर्ष देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको जो है 22 वर्ष देखने को मिलेगा। तो दुनिया के अलग अलग देशों में वयस्कता की आयु में अंतर है, इसलिए आपके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जो है आयु में भी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आयु के आधार पे ही अधिकतर देशों ने क्या किया था, इस मताधिकार को अपनाया है। उत्तर आपका जो होगा वो इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, वोट देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। किस तरीके का अधिकार है वोट देने का अधिकार? जी, चलें, तो अब इस प्रश्न में जो है आप लोग, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की।
कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, तो आप इसको जो है वो जबरदस्ती दोनों तीनों नहीं कर सकते हैं दोस्त। चलिए, इस प्रश्न में आपको हमेशा जो है वो सी विकल्प का चुनाव करना है। यदि आप राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं तो आपके राजनीतिक अधिकार क्या क्या हैं? सबसे पहले आप लोगों ने जब राजनीतिक अधिकार पढ़ा होगा तो पहली चीज पढ़ी होगी मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार। दूसरा जो है वो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और तीसरा आपने पढ़ा होगा कोई भी पद प्राप्त करने का। कोई पद, ये आपके राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलें, तो आप लोग इसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना मत देने का अधिकार है। यदि आप चाहते हैं चुनाव लड़ना तो आप जो है चुनाव लड़ जाइए। ग्राम प्रधान से लेके वार्ड मेंबर से लेके राष्ट्रपति तक का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति को लड़ने की स्वतंत्रता है, कोई भी लड़ सकता है। हाँ, उसके लिए कुछ जो है युक्ति युक्त उस पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुछ उसमें जो है योग्यताओं की बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आपको अनुसमर्थकों की जरूरत होती है, तो इस तरीके से कुछ प्रतिबंध जरूर है, लेकिन सभी को ये चुनाव लड़ने का अधिकार हो सकता है। सब मत देंगे, सब लोग चुनाव लड़ेंगे और आप देश के किसी भी पद को प्राप्त करने के योग्य हैं। यदि आपकी कोई आपराधिक छवि नहीं है, आपके ऊपर कोई दोष या कदाचार कभी लागू नहीं हुआ है, तो प्रतिबंधों को आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये आपका राजनीतिक अधिकार है, कभी भी आपको इधर उधर नहीं जाना। हाँ, यदि आपको राजनीतिक अधिकार न दिया हो तब आप किसी और विकल्प के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब राजनीतिक अधिकारों में स्पष्ट रूप से जब वर्णन किया गया है तो आप किसी इधर उधर के विकल्प का चुनाव कदापि न करें। मेरा सुझाव आप लोगों के लिए यही रहेगा। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है? यदि आयोग ने कभी, देखिए, घटना चक्र या किसी भी चक्र की बात जो है, यदि आप एथेंटिक किताबों को देखेंगे, कहीं पर भी किसी भी किताब को उठा लीजिए और राजनीतिक अधिकार देख लीजिए, आपके राजनीतिक अधिकार में आपके मत देने का अधिकार है। तो यदि कोई गाइड या कोई किताब यदि लिख भी देती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी एथेंटिक किताबों के ही साक्ष्य आयोग में जब आप आपत्ति दर्ज करते हैं अपने प्रश्नों में, तो घटना चक्र की आपत्ति जो है वो मान्य नहीं होती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है? निर्वाचक मंडल, गठबंधन सरकार, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एकल संक्रमणीय मत। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। बहुत सारे दोस्त अभी भी हैं जिन्होंने वीडियो को ना ही लाइक किया है, शेयर तो हालांकि आप लोग करते ही नहीं है। शेयर करने के लिए तो आप लोगों ने कसम खा ली है कि शेयर करना ही नहीं है, लेकिन कम से कम लाइक तो कर दीजिए। चलें, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आपसे पूछा गया है इसमें से। चलें, तो जो लोग इसमें एकल संक्रमणीय मत की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आप सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही है डी विकल्प के लिए, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक निर्वाचन क्रियाविधि के रूप में क्या सुनिश्चित करती है? चलें, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। जैसे ही लाइक करने के लिए या शेयर करने के लिए कहता हूं, आप लोगों की संख्या ही घट जाती है। चलें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक निर्वाचन क्रियाविधि के रूप में क्या सुनिश्चित करती है? उत्तर करें। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, बहुमत का शासन, सरकार में स्थिरता, समान राजनीतिक विचार। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है, ये आपके आनुपातिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। चलें, जिस अनुपात में जो है वो अल्पसंख्यक होंगे उसी अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। उत्तर आपका इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया।
1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 1971 के संविधान संशोधन द्वारा। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चले, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात आप लोगों से पूछी जा रही है, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो भारत में के संविधान के लागू होने के साथ ही भारत के सभी नागरिकों को जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला था। आयु उस समय जो है वो 21 वर्ष थी, बाद में जो है इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया, आप सभी को पता है। तो आपके भारत के संविधान के अनुसार ही जो है दोस्तों पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला है। इसके पहले मताधिकार पे कुछ ना कुछ हमेशा शर्त रही है। पूरे यदि आप जो है वो संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे, यानी अपने 1949 के पहले यदि आप पढ़ेंगे तो हर समय आपको कुछ न कुछ मताधिकार पे प्रतिबंध देखने को मिलेगा। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद से जो है वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को लागू किया गया। प्रत्येक नागरिक जो 21 वर्ष की आयु को पूरी करता है उसे मत देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 में 326 इसका प्रावधान करता है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो होगा सी विकल्प का चुनाव करेंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको जो दिया है वो दिया है कि निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है। कहाँ पे निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। यूएसए में, चीन में, स्वीडन में, फ्रांस में, किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, क्या है सूची प्रणाली? तेजी से उत्तर करें। और कल आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था मैंने, दबाव समूह और हित समूह में अंतर। किसी का उत्तर जो है उसके लिए आया नहीं है आज। मैंने कहा था क्लास शुरू होने से पहले आप लोग अपना अपना जो है वो उत्तर भेज दीजिएगा। कितने लोगों ने दबाव समूह और हित समूह में अंतर ढूंढा? बस इतना आप लोग बता दीजिए। चलें, टेस्ट की फीस जो होगी वो 500 होगी। चलें, यूएसए में जो है दोस्तों आपको सूची प्रणाली देखने को मिलती है। यूएसए में आप सभी को पता है दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था है। सूची प्रणाली का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। सभी राजनीतिक दल जो है एक एक उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते हैं, ये अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देते हैं। सभी अब राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं। अब जो मतदाता होता है उसको इस सूची को का अध्ययन करना होता है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष को ये वोट नहीं देता है। चलें, इसमें सूची प्रणाली में किसी व्यक्ति या किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देता है मतदाता। इसमें सीधे जैसे मान लीजिए ये सूची ए है या सूची बी, यानी ए पार्टी की सूची है, बी पार्टी की सूची है, तो आपको इसमें कलेक्टिवली सभी प्रत्याशियों को देखना होता है। आपको जो सूची पसंद आ रही है, यदि आपको ए सूची में सभी प्रत्याशी पसंद आ रहे हैं तो आप एक सूची को अपना मत देंगे, या आपको यदि बी सूची या बी लिस्ट पसंद आ रही है तो आपको जो है दोस्तों इसमें बी जो है वो लिस्ट को है, यानी पूरे प्रत्याशियों को जो पार्टी के द्वारा सभी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं आप उन सभी प्रत्याशियों को वोट देते हैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं देते हैं। और इस प्रक्रिया का प्रयोग जो होता है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, चलें, आप लोग बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भूल जाते हैं। एक विद्यार्थी को यदि भूलने की समस्या है तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग बादाम घिसिए अपने सर पे। चलें, निम्नलिखित में से कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? चलें, महिला मताधिकार का मैं हित समूह और दबाव समूह में अंतर की बात कर रहा हूं, और रमाशंकर जी आप कल से दबाव समूह और राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए, हेनरी मैन, सिजविक, मैकाले और लेकी, चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। साथ में
कुछ और विचारकों के नाम बताइए जो महिला मताधिकार के समर्थक हैं, इनके अलावा जिस भी विकल्प का आप लोग चुनाव कर रहे हैं सभी लोगों को जो है दोस्तों। चलें, सिजविक के अलावा बताइए, सिजविक महोदय जो है आपके महिला मताधिकार के समर्थक रहे, कम से कम 2 और नाम बता दीजिए। चलें, संतोष जी ने जेएस मिल की बात की है, और बताइए जेएस मिल के अलावा। जी मिल भी है, मिल के अलावा भी तो कोई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग उत्तर करिए उनके लिए। चलें, सब लोग मिल की ही बात करेंगे, मिल के अलावा और किसी का नाम याद नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलें, तो आप लोग ध्यान रखिए, आपके सिजिक महोदय हैं, उसके बाद आपके मील महोदय भी हैं, आप मील महोदय के साथ भी जा सकते हैं। मील गलत लिख रहा हूं मैं ही, छोटी की मात्रा रहती है। चलें, मील महोदय हो गए, आपके बेंथम महोदय हो गए। बेंथम महोदय ने भी जो है वो आपके इसकी महिला मताधिकार का समर्थन किया है। बेंथम के बाद से जो है आपके हेयर महोदय ने, थॉमस हेयर महोदय ने महिला मताधिकार का समर्थन किया है। साथ में आप लोग जो है लावेल महोदय की आप बात करेंगे, तो इन्होंने भी जो है महिला मताधिकार का समर्थन किया है। तो कम से कम 2-3 नाम तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। यदि एक बार सिजविक पूछ दिया है, एक बार मील पूछ दिया है, तो अगली बार हो सकता है बेंथम को दे और सिजविक और मील को ना दे, हो सकता है हेयर को दे दे, सिजविक, मील और बेंथम को ना दे, हो सकता है लावेल महोदय को दे दे, इन चारों लोगों को ना दे। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? वो कौन महान विचारक है जिसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का जो है वो प्रस्ताव सबसे पहले ब्रिटिश संसद में रखा है? आपको बेंथम, चर्चिल, थॉमस हेयर और एटली दिया हुआ है, किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। जी बेंथम भी हैं, आप पढ़िएगा बेंथम महोदय को, वो भी महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं। चलें, चले, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें थॉमस हेयर महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रस्ताव जो है आपके चलें, इस प्रश्न में आप लोग सी विकल्प के साथ जाइएगा। चलें, एक बार देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, इसको हेयर कोटा भी कहते हैं। और कोटा इन्होंने कैसे निर्धारित किया था, क्या कोटा का फार्मूला इन्होंने क्या दिया था? तेजी से कमेंट करके बताएं। चलें, कोटा इन्होंने दिया था कुल डाले गए मत, कुल डाले गए मत बटा निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या। तो आप इसमें प्रत्याशियों की संख्या नोट कर लेंगे, प्रत्याशियों की संख्या से जो है क्या मिलता है, कोटा। कुल डाले गए मतों की संख्या बटा प्रत्याशियों की संख्या बराबर कोटा। जो निश्चित कोटा प्राप्त होना होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व में, वो कुल डाले गए मत से जो है जब कुल प्रत्याशियों की संख्या को भाग में दे देते हैं तब आपको जो है वो कोटा प्राप्त होता है। और ये थॉमस हेयर महोदय ने सबसे पहले ब्रिटिश संसद में इसका प्रस्ताव रखा था, इसलिए इसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? आप सभी को बताना है दोस्तों। जी बिल्कुल, कुल मतों की संख्या बटा प्रत्याशियों की संख्या, बिल्कुल सही है। बता दीजिए, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के, विधि मंत्रालय के, प्रधानमंत्री सचिवालय के, इसमें से किसी के अधीन नहीं है। चलें, तेजी से उत्तर करें सभी लोग। चलें, ए विकल्प के लिए कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है।
बाकी लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। चले, जी चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे डी विकल्प की, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्वतंत्र निकाय है, वो किसी के अधीन कार्य नहीं करता है, आप सभी को पता है। आपके 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और ये एक स्वतंत्र निकाय है, किसी के नियंत्रण में रह के ये कार्य नहीं करता है, निष्पक्ष कार्य करना होता है, इसलिए स्वतंत्र निकाय है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव सुधारों से के साथ संबंधित नहीं है? कौन सा एक व्यक्ति है या कौन सी एक समिति है जिसका संबंध चुनाव सुधार से नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जीवीके राव समिति, तारकुंडे समिति। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग। चलें, चलें, तो इस प्रश्न में जितने लोग जीवीके राव समिति की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवीके राव समिति जो है वो आपके चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता और तारकुंडे समिति, ये तीनों समितियां जो है वो चुनाव जो है वो सुधार से संबंधित हैं, लेकिन जीवीके राव समिति जो है वो ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित एक समिति थी। इसका भारत में चुनाव से जो है कोई लेना देना नहीं था। उत्तर आप लोगों का जो होगा वो जीवीके राव समिति के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी दिनेश गोस्वामी को, इंद्रजीत को और तारकुंडे महोदय को, इन तीनों लोगों को याद रखिएगा, दिनेश, इंद्रजीत और तारकुंडे। चलें, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलें। अगला दिया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तेजी से आप लोगों को उत्तर करना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के मुख्य सचिव। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, आप सभी से निवेदन है। और जो दोस्त टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप वही लोग ज्वाइन करेंगे जो 500 रुपए का भुगतान करके टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हो। टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। चलें, तो जो लोग इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न को एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। चलें, निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम के लिए आप लोगों को उत्तर करना है और ध्यान से सारे जो है वो विकल्पों को पढ़ के और उसके बाद अपने कूट का चुनाव करिएगा, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलें, पहला आपको दिया है, चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहुसदस्यीय होते हैं। सूची प्रणाली के लिए बताना है एकल या बहुसदस्यीय होते हैं, केवल बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र होते हैं, मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं, दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनाते हैं। कौन कौन सा विकल्प इसमें से आपका सही हो सकता है? आप अपने किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, ध्यान से करिएगा। चलें,
चलें, सी विकल्प का चुनाव मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। सी में क्या दिया है, 3, 4 और 1 दिया है। चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहु सदस्यीय दोनों होते हैं। ठीक है, केवल बहुसदस्यीय होते हैं। मतदाता जो है व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं। चलें, तो अब जो लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं या ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं या किसी भी विकल्प का आप चुनाव कर रहे हैं, अब थोड़ी देर मेरी बात को आप सुनिएगा। मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे बताया था कि जो सूची प्रणाली होती है वहां पे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। पहली बात, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया था कि इसमें किसी प्रत्याशी को, एक प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता है, इसमें पूरी सूची को वोट देना होता है। तो आप लोगों के विकल्प में दिया है चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहुसदस्यीय सदस्य होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते हैं, सिर्फ बहुसदस्यीय क्षेत्रों में ही सूची प्रणाली का चुनाव होता है। तो आपका दिया है केवल बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र, आपका बिल्कुल सही दिया है। मतदाता जो है व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं, किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए नहीं, सूची के लिए, पूरी लिस्ट के लिए आप वोट डालते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनाते हैं, पैनल ही बनता है, यानी ये जो सूची बन रही है, जिस सूची को मतदाता वोट दे रहा है वो क्या है, अपने प्रत्याशियों का पैनल बना रहे हैं। तो केवल 2 और 4 आपका सही होगा, और 2 और 4 आपके डी विकल्प में दिया है। आप लोग एक को सही मान रहे हैं तो आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे। थोड़ा सा सावधानी से इस तरीके के प्रश्नों को करना चाहिए, आसान से प्रश्न होते हैं। यदि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, सुधर गया सबका आंसर। और प्रश्न ऐसा था कि आप लोग विकल्प के आधार पर चुनाव कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं है। अगला दिया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, 2 राउंड ऑफ सिस्टम, लेस सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, भारत, मिस्र, ब्राजील और आयरलैंड। कौन सी व्यवस्था किस देश में पाई जाती है, कौन सी जो है वो चुनाव की पद्धति किस देश से संबंधित है, उसका आप लोगों को चुनाव करना है। तेजी से आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करें, ध्यान से करिएगा। इसमें भी जल्दीबाजी करके प्रश्न को गलत ना करिएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलें, चलें कोई बात नहीं है। देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है भारत का है, सभी को पता है, कम से कम 10 बार आप लोगों ने भारतीय संविधान में इसको पढ़ा होगा। 2 राउंड सिस्टम आपको मिस्र में देखने को मिलेगा, या आपको 2 राउंड सिस्टम जो है आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। लिस्ट सिस्टम जो है ब्राजील में देखने को मिलेगा, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आपको आयरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक सामने सामने ही दिया हुआ है, तो ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग इसमें ए विकल्प का ही चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के लिए आप लोगों से पूछा गया है मतदाता के लिए क्या आवश्यक है। भरी जाने वाली सीटों की तुलना में एक और वरीयता को इंगित करना, एक और वरीयता को इंगित करना। दूसरा दिया है भरी जाने वाली कुल सीटों की तुलना में एक कम वरीयता को इंगित करना। तीसरा दिया है निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करना। और चौथा दिया है केवल एक एकल वरीयता इंगित करना। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न में। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाद में ना कहिएगा कि गलती हो गई। चलें, चलें, बी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। सोच समझ के आप लोग उत्तर कर रहे हैं। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली आपसे पूछी गई है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। चलें, बी और सी विकल्प के बीच में कुछ लोगों को कंफ्यूजन है।
चले अब देखिए, कोई बात नहीं है, जो लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करना, उनका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके पास एक सूची रहती है, जैसे मान लीजिए कि कुल जो है वो 10 प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी हैं। इसमें जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपको सभी प्रत्याशियों के नाम के आगे जो है वरीयता लिखना चाहता है। जैसे मान लीजिए ये ए प्रत्याशी हैं, बी प्रत्याशी हैं, सी हैं, डी हैं, ई हैं, एफ, जी, एच, आई, जे के जितने भी प्रत्याशी हैं, अब सबके नाम के आगे जो है एक बॉक्स रहता है, सबके नाम के आगे एक बॉक्स रहेगा। इस बॉक्स में ए प्रत्याशी को जो है आप चौथे नंबर पे रखना चाह रहे हैं। यदि ए प्रत्याशी को आप 10वें नंबर पे रखना चाह रहे हैं, इनको 10वें नंबर पे रखिए। बी प्रत्याशी को पहले नंबर पे जो है रखना चाह रहे हैं, यानी आपके मत की गणना जो है किस प्रत्याशी के साथ सबसे पहले होगी, तो जिसके आगे आपने एक लिखा है उसके साथ जो है आपके मत की गणना सबसे पहले होगी। अब होता क्या है कि जब मत की गणना होती है और जितने लोगों ने किसी प्रत्याशी को, जैसे मान लीजिए कि सर्वाधिक लोगों ने जो है वो बी नाम के प्रत्याशी को पहले नंबर पे रखा है, लेकिन ये बी नाम का प्रत्याशी यदि निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता है, यानी 50% वोट इनको प्राप्त नहीं होता है कुल मतदान में, तो ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों इनको क्या किया जाएगा, तब जो होगा वो द्वितीय वरीयता, यानी जिस जो है आपने मान लीजिए ई नाम के प्रत्याशी को द्वितीय वरीयता दी है कि आप जो है यदि बी चुनाव नहीं जीतते हैं तो हम चाह रहे हैं कि ई चुनाव जीत जाए, तब जो होगा द्वितीय मतदाता का जो होगा द्वितीय जो है द्वितीय वरीयता की गणना होती है। इसमें जो बी विकल्प है उसके जो आपका बी प्रत्याशी है उसके सबसे नजदीकी उसमें जो है उसके वोटों का ट्रांसफर जो होता है वो सबसे नजदीकी उम्मीदवार के साथ कर दिया जाता है। तो इसमें एक व्यक्ति का दिया गया वोट दूसरे व्यक्ति के साथ जाके जुड़ जाता है, इसके लिए इसको एकल हस्तांतरी या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो होता है जितने प्रत्याशी हैं सबके सामने आपको, यदि 10 प्रत्याशी हैं तो 10 को क्रम से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा जो होगा किसको हम किस नंबर पे रखना चाह रहे हैं। ए व्यक्ति को 10वें नंबर पे, बी व्यक्ति को पहले नंबर पे, सी व्यक्ति को 5वें नंबर पे, डी व्यक्ति को चौथे नंबर पे, ई व्यक्ति को 6वें नंबर पे। तो इस तरीके से सबको आपको क्रम बताना पड़ेगा और ये एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है। ये उन्हीं देशों में सफल हो सकती है जहां पे मतदाता पढ़े लिखे हों, जागरूक हों। हमारे जो भारत जैसे देशों में ये प्रणाली जो होगी वो सफल नहीं हो सकती है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि आपको सभी प्रत्याशियों को अपना वोट देना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलेंगे। आपका वोट किसी एक ही प्रत्याशी के साथ काउंट होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी एक प्रत्याशी, आप वोट सबको दे रहे हैं लेकिन काउंट किसी एक के साथ ही होगा जो चुनाव जीतेगा। चलें, निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हो। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है। किस प्रणाली के तहत? द्वितीय मतदान प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, सूची प्रणाली द्वारा, उपरोक्त में से किसी भी एक के द्वारा। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हो। इस विरोधाभास को दूर किस प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है? चलें, अब इसमें भी आप लोग फिर से जो है वो बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। देखिए, समझ लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें आप लोगों का जो उत्तर सही होगा वो आपका द्वितीय मतदान प्रणाली सही होगा, ठीक है। आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ए प्रत्याशी को, जैसे ए प्रत्याशी बाहर हो गया, इसको जो है 50% वोट नहीं मिला, तो बी प्रत्याशी को जो है वो वोट ट्रांसफर हुआ और इसको भी 50% नहीं मिला, तो इसका भी वोट जो है वो सी को ट्रांसफर हो जाएगा, इसको भी 50% नहीं मिला और फाइनली जाके डी को हुआ। तो ये दोष का समापन आप नहीं कर रहे हैं। दोष का समापन कैसे होता है? आपके द्वितीय मतदान प्रणाली में। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 10 प्रत्याशी इसमें जो है वो चुनाव लड़े, टोटल जो है वो 10 प्रत्याशी चुनाव लड़े। चलें, 10 प्रत्याशी इसमें चुनाव लड़े
और 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिसमें एक जो है वो 49% वोट पा गया और एक 48% वोट पा गया, लेकिन 50% किसी को नहीं मिला है। अब जब 50% किसी को नहीं मिला है तो नीचे के जितने प्रत्याशी हैं इनको खत्म कर दिया जाता है। अब आप लोग बाहर जाइए और इन 2 प्रत्याशियों को लेके फिर से दोबारा चुनाव कराया जाता है। अब जब दोबारा चुनाव होता है, दोबारा मतदान जब होता है, तब इसमें जिस प्रत्याशी को 50% से अधिक या सर्वाधिक मत, न्यूनतम जो होना चाहिए वो 50% से अधिक और सर्वाधिक मत, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रत्याशी को इन दोनों में से सर्वाधिक मत प्राप्त हो जाएगा उसको है विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो आपका द्वितीय मतदान प्रणाली जो होता है इस दोष को दूर करने की सबसे अच्छी विधि होती है। क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दिया हुआ है दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, एक व्यक्ति एक मत, एक से अधिक मत का अधिकार। जीएस मिल, थॉमस एयर, जीडीएच कोल और बेंथम दिया है। आप इसको तेजी से सुमेलित करिए, किसने जो है वो किस चीज का समर्थन किया है, उस आधार पे अपना उत्तर करेंगे आप लोग। अच्छा प्रश्न है। जी थोड़ी बहुत अब नेट को आप लोगों को जो है नेट को लेके आप लोगों को समस्या होगी, क्योंकि अब जो है 5G मार्केट में आज लॉन्च हो गया है, तो अब आप लोगों को मजबूर किया जाएगा 5G में अपग्रेड करने के लिए, इसलिए 4G को के जो है वो स्पीड को कम किया जाएगा। ये मार्केटिंग का ट्रेंड है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मजबूर करना। ये हम लोग जो है वो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, और जब हम बाजार आधारित समाज में जीते हैं या देश में या अर्थव्यवस्था में जीते हैं, तो बाजार ये डिसाइड करता है कि हम और आप क्या करेंगे। तो अब कंपनियां आपको मजबूर करेंगी, आपके इंटरनेट के स्पीड को आप जो है वो कम करेंगी, आपके जो है वो कॉल की कनेक्टिविटी को जो है वो प्रभावित करेंगी, और ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके 5G में। तो आपको मजबूरी में जो है वो 4G से 5G में अपग्रेड करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग जो है 2G से 3G में आया, 3G से 4G में आया, वो इससे 4G से 5G में जाना पड़ेगा। चलें इसको आप लोग जो है वो सुमेलित करिए सूची को। चले इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, इसको थॉमस हेयर प्रणाली या हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो जीटीएच कोल ने जो है, जीडीएच कोल महोदय ने जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात की थी। एक व्यक्ति एक मत की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आपके बेंथम महोदय ने कहा था एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए, और एक से अधिक मत देने की बात जो है वो किसने की थी? तौलने के मत को जीएस मिल महोदय ने। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को जो है एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4 आपके बी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चले देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। सब कुछ हम लोगों की दिनचर्या, हम लोगों की आदतें ऐसी हो गई हैं कि अब हम बाजार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाजार हमको बनाएगा, बिगाड़ेगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्या करेंगे आप? जियो छोड़ देंगे, किसी और कंपनी में जाएंगे, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी में जाएंगे, दूसरी को छोड़ के तीसरी में जाएंगे, और हर जगह आपको समस्या एक ही तरह की मिलेगी। तो अब ये व्यवसायी और जो है वो बाजार डिसाइड करेगा कि हमको क्या करना है। चलें आगे बढ़ते हैं, हमारे और आपके बस में कुछ नहीं है। यह अभिधारणा किसने प्रस्तुत की है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है। चलें, किसने कहा है दोस्तों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती हैं। किसने कहा था? आप लोगों को 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए सभी लोग। डुवर्जर, लेनिन, मिचेल और ई बर्क, चारों में से एक को चुन लीजिए। चलें, सभी लोग इसमें जो है एम डुवर्जर की बात कर रहे हैं। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था कि आनुपातिक प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियों को पैदा करता है। आपका उत्तर इस प्रश्न में बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। या किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक
नहीं है। किसने कहा है दोस्तों? लास्की, गिलक्राइस्ट, गैटेल और गार्नर, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, चलें। तो आप सभी लोग इसमें गिलक्राइस्ट महोदय की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। क्यों कहा था? क्योंकि अलग अलग देशों में जो है वो आयु में अंतर है, कहीं 18 वर्ष है, कहीं 17 वर्ष है, कहीं 21 वर्ष है, कहीं 22 वर्ष है, कहीं 25 वर्ष है। तो इन्होंने कहा था कि सार्वभौमिकता का मतलब ये हो गया कि यदि 18 वर्ष है तो पूरे विश्व में 18 होना चाहिए। तो आप लोग इसमें जो है बी विकल्प के साथ जाएंगे, गिलक्राइस्ट महोदय के लिए आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? कौन सा इसमें से जो है वो लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? आप लोगों को उत्तर करना है। शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संघ, प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। लोकमत को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? आप लोगों को उत्तर करना है। चलें, तो जो लोग इसमें प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जनता के मत को या जनता के विचारों को सबसे अधिक प्रभावित करने के लिए जो है वो आपका प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन, क्योंकि तात्कालिक रूप में जो है ये हमारे और आप तक पहुंच जाता है। और आज के डेट में जो है दोस्तों आपका टेलीविजन जो हो गया है वो माइंड वॉश करने का जो है वो एक साधन हो गया है। चलें, उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो है जिसके प्रभाव में ये लोग कार्य करते हैं उसके अनुसार जो है ये नागरिकों का माइंड वॉश करते हैं, एक नैरेटिव खड़ा करते हैं, तो उससे जो जनता का मत है वो प्रभावित होता है। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला आपको दिया है निम्नलिखित में से किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई थी? किसके तहत? भारत के संविधान के तहत, 1958 के जन प्रतिनिधि कानून के तहत, 1975 का चुनाव कानून संशोधन एक्ट के तहत, आपराधिक और चुनाव कानून संशोधन एक्ट के तहत, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, चलो चलें, तो जो लोग इसमें 1958 के जन प्रतिनिधि कानून की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तेजी से कमेंट करके बताएं, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसी से संबंधित है। 1958 का जो जन प्रतिनिधि कानून है जो है उसी तिथि को जो है ये आपके मतदाता दिवस के रूप में। चलें, उत्तर जो है आप लोगों का 25 जनवरी के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही। 25 जनवरी को ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए उत्तर आपका 25 जनवरी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? यदि कोई उम्मीदवार जो है दोबारा वोटों की गिनती कराना चाह रहा है लोकसभा चुनाव में, तो उसके लिए जो है दोस्तों आदेश कौन दे सकता है कि दोबारा वो जो है वो गिनती कराई जाए? मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर करेगा, या भारत का निर्वाचन आयोग? कौन निर्णय लेगा कि मतों की गिनती दोबारा होगी या नहीं होगी? तेजी से उत्तर करेंगे। लोकसभा चुनाव आपको दिया हुआ है, कंडीशन किसके साथ है? लोकसभा चुनाव के साथ। चलें, चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की बात कर रहे होंगे, जो उस चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर होगा वही जो है वो काउंटिंग दोबारा होगी या नहीं होगी इसका निर्णय लेता है। अनुच्छेद 324 के तहत इसका भी प्रावधान किया गया है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए
बिल्कुल सही होगा जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। आपको ना ही डी विकल्प के साथ जाना है, ना ही बी विकल्प के साथ जाना है, सी विकल्प के साथ। संबंधित चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो इसमें जी, पहले ही सही था, तो आप लोग कॉन्फिडेंस रखा करिए अपनी बात पे। चलें आगे बढ़ें। अगला आपको दिया, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? प्रथम निर्वाचन आयुक्त बता दीजिए। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एसपी सेन वर्मा, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन। चलें, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर सुकुमार सेन के लिए आ रहा है। पहले जो है निर्वाचन आयुक्त भारत के सुकुमार सेन जी थे। आगे बढ़ते हैं। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है? बहुल मतदान, बहुमत मतदान, सामूहिक मतदान, संचयी मतदान। चलें, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है। चलें, चले बहुत ही बढ़िया। जो लोग इसमें संचयी मतदान की बात कर रहे हैं सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों प्रत्याशी जो है एक ही प्रत्याशी को, जैसे मान लीजिए 10 प्रत्याशी खड़े हैं, अब इसके पास जो है वो 10 मत हैं, तो ये किसी एक ही प्रत्याशी को चाहे तो अपने 10 वोट दे दे, या सभी प्रत्याशियों में अपने वोट को जो है वो एक एक वोट को बांट दे। इसको ऐसी इस तरह के जो है वो मतदान व्यवस्था को हम संचयी मतदान व्यवस्था कहते हैं। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसे भारत के चुनाव का राज्य द्वारा किए जाने वाले विरोध, अच्छा, चुनाव खर्च का राज्य द्वारा किए जाने वाले विरोध, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चुनाव खर्च को जो है दोस्तों किसने कहा था कि चुनाव का खर्च जो है वो राज्य के द्वारा नहीं होना चाहिए। यदि राज्य के द्वारा नहीं होना चाहिए तो इन्होंने सुझाव भी दिया था किसके द्वारा राज्य का जो चुनाव का खर्च को कौन वहन करेगा। आप लोग दोनों के लिए उत्तर करिएगा। एक तो आपको बताना है और दूसरा आपको ये बता देना है कि यदि राज्य वहन नहीं करेगा चुनाव का खर्च तो कौन करेगा। तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। चलें, चलें, अब देखिए इसमें आपसे पूछा हुआ है निम्नलिखित में किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया। जब आपसे विरोध पूछा जाए, चलें, नहीं, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कंफ्यूजन करता है ये। जब आपसे पूछा जाए कि किसने जो है वो राज्य के द्वारा खर्च किए जाने का विरोध किया, तब तो न्यायमूर्ति जो है वो बीपी जीवन रेड्डी की आप लोग बात करिएगा। बीपी जीवन रेड्डी ने कहा था कि ये राज्य के द्वारा खर्च नहीं किया जाना चाहिए। जब बीपी जीवन रेड्डी ने जो इसके खर्च का विरोध कर दिया, उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया और इंद्रजीत गुप्ता समिति से जो है वो पूछा गया कि कौन जो है वो इस चुनाव के खर्चे को वहन करेगा। तब इन्होंने बताया कि चुनाव का जो खर्चा है वो राजनीतिक दल यानी पार्टी जो है इस चुनाव खर्चे का वहन करे, सरकार न करे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक जो है वो विरोध किसने किया राज्य के द्वारा खर्च किए जाने का, तो आपके न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी ने किया था। पहली चीज, आपसे यदि पूछा जाता है कि किसने सुझाव दिया कि जो है वो चुनाव का खर्च राजनीतिक पार्टियां ही भुगतेंगी या उसका भुगतान जो है वो राजनीतिक पार्टियां ही करेंगी, राज्य नहीं करेगा, यानी राज्य की संचित निधि से जो है चुनाव का खर्च नहीं होगा, तो उसके लिए आपको इंद्रजीत गुप्ता समिति का चुनाव करना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रजीत गुप्ता समिति ने यह सुझाव दिया कि राज्य के द्वारा खर्च न करके
जो है ये खर्च राजनीतिक पार्टियों से लिया जाना चाहिए जो राजनीतिक जो सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो दोनों चीजों में अंतर है। चूंकि इस प्रश्न में विरोध पूछा है तो आप सबसे पहले इसका विरोध जो है वो बीपी जीवन रेड्डी महोदय ने किया था, न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी महोदय ने। और इसके जो है वो खर्च पार्टी के द्वारा किया जाए या दल के द्वारा किया जाए। जैसे चुनाव यदि लड़ना है तो बीजेपी कांग्रेस जो है वो मिलकर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है वो जो है इन सभी लोगों से जो है वो पैसा लिया जाए और तब चुनाव करवाया जाए। क्लियर है आप दोनों लोगों को? इस प्रश्न के लिए आपका ए विकल्प के लिए जो होगा उत्तर सही हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को? तेजी से कमेंट करके बताइए। चलें जी सर, लिख रहे हैं वीरेंद्र जी। दोनों में अंतर है, बस इतना समझिएगा। विरोध किसी और ने किया है, सुझाव किसी और ने दिया है। चलें, किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया है? चलें, 1989, 1990, 1993 और 2001। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आप सभी लोगों का उत्तर जो है आ रहा है इसमें। किसके लिए? सी विकल्प के लिए आप लोग अपना उत्तर भेज रहे हैं। 1993 की बात कर रहे हैं। चलें, अब इसमें आप लोग जो है ध्यान से इसको भी समझ लीजिए प्रश्न को। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के लागू होने के समय 1950 की। 1950 में जो है आपका चुनाव आयोग एक सदस्य ही था, सिर्फ एक सदस्य होता था जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता था। उसके बाद से जो है दोस्तों आपके इसमें जो है वो पहली बार सुधार किया गया और इसको जो है 1989 में 1989 में इसको जो है वो 2 सदस्यों वाला बनाया गया। एक जो है वो आपका निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक जो है वो निर्वाचन आयुक्त होता था। उसके बाद से जो है दोस्तों 1990 में फिर से इसमें सुधार किया गया। 1990 में कहा गया कि अब इसको 3 सदस्यीय बनाया जाएगा। 1990 में सुझाव दिया कि 3 सदस्यीय बनाया जाएगा और फाइनली जो है वो 3 सदस्यीय जो है वो बनाया गया आपके 1993 में। तो आपसे यदि ये पूछा जा रहा है कि पहली बार सुझाव कब दिया गया, तब 1990 का चुनाव करेंगे 3 सदस्यीय के लिए। बनाया कब गया? 1993 में बनाया गया। 2 सदस्यीय कब हुआ था? आपके 1989 में हुआ था। प्रारंभिक समय में कितना था? 1 सदस्यीय था। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। उत्तर आपका चूंकि 3 सदस्यीय पूछा गया है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये आपके 1993 से ये व्यवस्था भारत में लागू है। उत्तर सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन को यहीं पे जो है दोस्तों हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा आप लोग अवश्य बताएंगे। साथ ही जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सूचना ये है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज के ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है ऊपर। आप कमेंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे पिन किए हुए कमेंट पे और वहां से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और सीधे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे टेस्ट सीरीज के लिए जो ग्रुप बनाया गया है। टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों आप लोगों के लिए 500 रुपए उसका शुल्क निर्धारित किया गया है। चले, 500 उसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। चाहे आप टीजीटी का टेस्ट देना चाहते हो या पीजीटी का, 500 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा। पहले ही बता चुका हूं दोस्तों आप सभी लोगों को कि कम से कम आपकी संख्या जब तक 50 नहीं हो जाती है तब तक मैं टेस्ट सीरीज शुरू नहीं करा पाऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप से पता चल जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि 50 लोग जो है उपस्थित हो गए हैं। जब 50 लोग हो जाएंगे उसके बाद मुझे एप्लीकेशन के लिए, पेपर टाइप कराने के लिए जो इन्वेस्ट करना है उसके बाद ही मैं करूंगा। यदि पहले करूंगा और बाद में आप लोगों ने यदि जो है वो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। चलें, साथ ही जो है दोस्तों जो लोग सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं उन सभी के लिए जो है वो आप सभी को पता है दोस्तों 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। 250 रुपए का भुगतान करके इस सेशन का आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। 250 रुपए का भुगतान गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से आप लोग 7007701847 इस नंबर पे कर सकते हैं।
जो लोग भी इसका मेंबरशिप लेना चाह रहे हो रात के 9 बजे के सेशन का, वो लोग 250 रुपए का भुगतान करेंगे इसी नंबर पे, और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप जो है उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देंगे। 24 घंटे के अंदर आपको जो है मेंबरशिप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी आप लोगों के लिए है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करके अवश्य जाइएगा। और साथ ही दोस्तों आप सभी से एक प्रश्न भी था, चले पूछना भी था, आप लोगों को दशहरे की छुट्टी कब से चाहिए? दशहरे की छुट्टी आप लोग कितने दिन की चाह रहे हैं? तो काफी सारे लोग जो है वो निकल गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग उपलब्ध हैं आप लोग बता दीजिए कि दशहरे की छुट्टी कब से कब तक की जाए। यदि आप लोग कुछ चाह रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग जो है घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग जो है दशहरे की छुट्टी में घर भी जाना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए 2 दिन के लिए बंद किया जाए, 3 दिन के लिए बंद किया जाए, कितने दिन के लिए सेशन को जो है वो बंद किया जाए, आप लोग अपना सुझाव दे दीजिएगा अवश्य। चलें, अंजना जी मैं समझा नहीं। नहीं सर, क्या किस बात पे कह रही हैं? प्रेमचंद जी हिस्ट्री की प्रैक्टिस अभी नहीं शुरू हो पा रही है। चलें, अच्छा छुट्टी नहीं चाहिए। चलिए, यदि आप लोगों को छुट्टी नहीं चाहिए तो 1 दिन के लिए बंद करूंगा, ठीक है? और फिलहाल तो अभी तो कल संडे है, चलें कल शाम को भी सेशन करेंगे हम लोग, संडे को छुट्टी नहीं मनाएंगे, कल एक सेशन करेंगे। चलें, तो आप लोग कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। सबके पास मेरा नंबर है 7007701847। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। यदि आप लोग छुट्टी के समर्थन में नहीं होंगे तो छुट्टी नहीं किया जाएगा, सिर्फ 1 दिन के लिए जो है वो अवकाश किया जाएगा। चलें, बिल्कुल कोई बात नहीं है। बाकी जो लोग टेस्ट देना चाह रहे होंगे वो लोग कमेंट बॉक्स से जो है वो ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, या आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दे दीजिए, कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।